प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के बारे में एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज टॉपिक लेंगे पवन के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृति। वायु के कार्य, वर्क ऑफ विंड। गतिशील वायुमंडल ही पवन कहलाता है, जिसकी अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण की क्षमता प्रवाही जल के समान होती है। क्योंकि वायु भी जल की भांति सामान्य द्रव गति नियमों द्वारा प्रवाहित होता है। वायु सौर्य शक्ति के पुनर्वितरण का परिणाम है, जो ताप को ग्रहण करने वाले स्थानों से तापहास वाले स्थान की ओर चलती है। अब लेते हैं वायु अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग विंड इरोजन। पहला है पवन वेग, दूसरा धूल रेत कणों का आकार व ऊंचाई, तीसरा सेल संरचना, चौथा जलवायु, पांचवा वनस्पति तथा पवन मार्ग में बाधा है। पहला लेते पवन वेग, वे उसकी दिशा। इसने के अतिरिक्त रेत कण व धूल कण स्वयं आपस में टकराकर या रगड़कर टूटते रहते हैं। इससे उनका आकार छोटा तथा गोल होता रहता है। जब पवन वेग क्षीण हो जाता है तो उसके साथ उड़ने वाले पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। आंधी तूफान में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी उड़ जाते हैं, जबकि मंद पवन में हल्के व छोटे कण ही उड़ सकते हैं। रेगिस्तानों में घटित होने वाला अपर्दन प्रचंड आंधी द्वारा होता है। तीव्र गति से हुए पवन में रेत व धूल कणों की मात्रा अधिक होती है। ये कण पवन के अपर्दनात्मक यंत्र कहलाते हैं। इन यंत्रों की सहायता से पवन मार्ग में पड़ने वाली सेलों को रगड़कर, घिसकर तथा चिकना करके अपर्दित करती है। इससे पवन का अपघर्षण कार्य कहते हैं। पवन का अपघर्षण कार्य पवन वेग तथा रेत के कणों की मात्रा पर निर्भर करता है। रेत कणों से युक्त पवन सेलों को इस तरह घिसती या कुदेरती है, जिस तरह रेगमाल से लकड़ी घिस जाती है। पवन जिस स्थान पर एक दिशा में बहती है, वहां पर अपघर्षण का कार्य दर्शनीय होता है। ऐसे स्थानों पर लकड़ी व लोहे के खंभे एक और घिस जाते हैं। दूसरा है धूल एवं रेत कणों का आकार का भी प्रभाव पड़ता है। 7 से 6 फीट की ऊंचाई तक पवन के साथ मोटे कण उठते हैं, जबकि ऊपर बारीक कण रहते हैं। ऊंचाई के अनुसार कणों की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पवन के निचले स्तर पर धरातलीय सतह के पास रेत तथा धूल कण न केवल अधिक मात्रा में होते हैं, वरन उनका आकार भी बड़ा होता है। जैसे जैसे सतह के ऊपर जाते रेत तथा धूल कणों की मात्रा तथा आकार दोनों में ह्रास होने लगता है। इसका सबसे आसान प्रमाण यह है कि आंधियों के समय यदि खुली हवा में चला जाए तो पैरों में कंकड़ियों की चोट लगती है और आंखों में धूल जाती है। मरुस्थल में जहाँ सेलों का कुछ भाग पवन मार्ग में लंबवत रूप में खड़ा होता है, तो उसका निचला भाग पहले कटकर पतला हो जाता है, जबकि ऊपरी भाग कम अपर्दन के कारण अधिक प्रभावित नहीं होता है। परिणाम छतरी नुमा स्थल रूपों का आविर्भाव हो जाता है। तीसरा है सेल संरचना। पवन के साथ उड़कर चलने वाले धूल के कण व रेत के कण जिन सेलों से प्राप्त होते हैं, उनसे वायुड प्रक्रम प्रभावित होता है। यदि सेल की बनावट प्रतिरोधी प्रकार की है तो वह अप्रभावित रहती है। इसके विपरीत पवन कोमल तथा कम प्रतिरोधी सेलों का अधिक अपर्दन करके उनके कणों को चट्टानों से अलग कर लेती है। छिद्रदार सेल संरचना में पवनें जब निकलती है तो तेज आवाज़ें करती है और छिद्रों के आकार को बढ़ाती रहती है। चौथा है जलवायु। मरुस्थलीय भागों में पवन प्रक्रमों को प्रभावित करने में जलवायु का हाथ रहता है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम और वाष्पीकरण की दर ऊंची होती है। स्थल पर जल का संचय अधिक समय तक न होने के कारण स्थल शुष्क बना रहता है। शुष्क सतह पर पवन की उड़ाव क्रिया या अपवहन अधिक सक्रिय होती है। रेगिस्तान भागों में दिन के समय अधिक तापक्रम के कारण सेलें फैलती है और रात्रि के समय उनमें कम तापक्रम होने पर संकुचन होता है। परिणामतः सेल विघटित होकर असंगठित हो जाती है और बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगती है। ये सेल खंडित पुनः बारीक होने पर पवन द्वारा उड़ा लिए जाते हैं। गर्म या उष्ण धरातल पर जब वर्षा जल की बूंदें उड़ती है तो सेल चटक जाती है। इस प्रकार का यांत्रिक अपक्षय पवन के अपर्दन कार्य में सहायक होता है। आर्द्र भागों में पवन का कार्य आसानी से संपन्न नहीं हो पाता है। पांचवा वनस्पति व पवन मार्ग में बाधा है।
अनेक बिखरी हुई वनस्पतियाँ, घासों की शाखाएं, छोटी छोटी झाड़ियाँ धरातल पर पवन के वेग को कम कर देता है। इसमें पवन द्वारा होने वाले सेल से की मात्रा घट जाती है। पेड़ों व झाड़ियों से पवन टकराकर अपने साथ उड़ाकर लाए गए रेत व धूल कणों का जमाव करने लगती है। जहाँ कठोर व लकड़ी वाली वनस्पति मिलती है वहाँ उनसे प्रभावित स्तूप मिलते हैं। अब लेते हैं वायुड प्रक्रमों के विविध कार्य। अन्य भावकृतिक प्रक्रमों की भांति वायु द्वारा संपन्न किए जाने वाले अपर्दनात्मक, परिवहनात्मक व निक्षेपात्मक कार्यों में स्थान स्थान पर विविधता मिलती है। वायु रासायनिक अपर्दन नहीं करती, बल्कि इसके द्वारा वह अपर्दन पूर्णतः यांत्रिक होता है। वायुड प्रक्रमों का संक्षिप्त सारांश अग्र बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। पहला है वायु के अपर्दन संबंधी कार्य। वायु द्वारा अपर्दन के अंतर्गत निम्न 3 क्रियाएं होती है। पहला है सन्निकर्षण, दूसरा है अपवाहन, तीसरा है खिंचाव या अपघर्षण। पहला है सन्निकर्षण। आपसी रगड़ से उत्पन्न टूटने से रेत व धूल कणों का आकार निरंतर छोटा तथा गोल होता जाता है। इस क्रिया को सन्निकर्षण कहते हैं। इसका अंतिम परिणाम बालू होती है। मरुभूमियों के विस्तृत क्षेत्र मरुभूमियों के विस्तृत क्षेत्र में बालू मिलती है। दूसरा है अपवाहन। इससे उड़ाव की क्रिया भी कहते हैं। डिफ्लेशन शब्द लैटिन भाषा का है, जो डिफ्लेयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ बाहर ले जाना या उड़ाना होता है। उड़ान की क्रिया द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, जिसमें पवन शुष्क एवं असंगठित द्वारा उड़ती रहती है और आधार सेल ऊपर की परत हटती जाती है। हवा जब अपवाहन द्वारा बालू के कणों को उड़ाकर ले जाती है तो अपेक्षाकृत बड़े आकार के कण, जिनको हवा उड़ा ले जाने में असमर्थ होती है, पीछे छूट जाते हैं। वहाँ धरातल पर केवल कंकड़, पत्थर और बोल्डर पड़े मिलते हैं। हवा की अपवाहन क्रिया के बाद जो बड़े आकार के कण पीछे छूट जाते हैं उन्हें पश्चात निक्षेप कहते हैं। इस प्रकार का अपवाहन सतहों को मरुकुटी कहते हैं। सारा मरुस्थल में हमादा कहते हैं। अल्जीरिया सारा में इन्हें रेग, लीबिया व मिस्र में सेरीरी कहते हैं। जहाँ सतह बड़े बड़े शिलाखंडों से ढकी हुई होती है उन्हें सहारा मरुस्थल में हमादा कहते हैं। दूसरा है वायु के निक्षेपण संबंधी कार्य। उड़ाव, घिसाव व सन्निकर्षण से प्राप्त पदार्थों को वायु अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। जब पवन की परिवहन शक्ति कम होने लगती है तो वह अपने साथ भागकर लाए गए धूल व रेत के कणों का जमाव करती है। इससे लोहे व बालुओं स्तूपों का निर्माण होता है। वायु द्वारा होने वाले अपर्दन की अंतिम सीमा जल स्तर द्वारा निर्धारित होती है। ये हमादा या पेरिप्लेन में कहीं कहीं टीले, जिन्हें इंसलबर्ग या बॉर्नहार्ट कहते हैं, अचानक ऊपर उठते हैं। ये प्रारंभिक धरातल के अंतिम अवशेष है। सभी मरुस्थलों में प्राय एक समान स्थलाकृति नहीं पाई जाती है। थानबरी का तो यहाँ तक मानना है कि मरुस्थलों की कोई पारंपरिक स्थलाकृति नहीं होती। पवन के कार्य से विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें अपर्दनात्मक या निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ प्रमुख है। अब लेते हैं अपर्दनात्मक आकृतियाँ। अपवन तथा अपघर्षण पवन की प्रमुख अपर्दनात्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के कारण अनेक गौण व प्रधान आकृतियों का निर्माण होता है। पहला है वातग्रत या अपवाहन बेसिन। वायु धरातल के ढीले व असंगठित सेलों को अपवाहन क्रिया द्वारा उड़ाकर ले जाती है, जिससे छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें वातग्रत कहते हैं।
दूसरा है इंसलबर्ग या दीपावग्री। जर्मन भाषा में इंसलबर्ग का अर्थ द्वीप या द्वीपीय पर्वत से होता है। मरुस्थल के विशाल रेत मैदान में कठोर उभरे हुए टीले द्वीप सब पर्वत जैसे दिखाई देते हैं। इनकी बनावट में चट्टानों का भी व्यापक महत्व रहता है। कठोर व कोमल चट्टानों के क्रमशः लंबवत वितरण में वायु के अपघर्षण व अपवाहन से कोमल शैलों का अपर्दन हो जाता है और गुंबदकार या पिरामिड आकार का निर्माण रह जाता है। ये प्राय ग्रेनाइट या निस्स कठोर चट्टानों के होते हैं। बोर्नहार्ट नामक विद्वान ने इनका पता लगाया था, इसलिए इन्हें बोर्नहार्ट भी कहा जाता है। कई विद्वान इन्हें मोनाडनाक का स्वरूप मानते हैं। तीसरा है छत्रक शिला। इसकी ऊपरी आकृति छत्रक जैसी होती है और निचला सिरा गर्दन जैसा सकरा होता है। अफ्रीका में इन्हें गारा कहा जाता है। इनका निर्माण कठोर शैलों के नीचे कोमल शैलें लंबवत बिछी होती है, तो वायु की अपघर्षण क्रिया से ये उत्पन्न होती है। धूल व रेत के कणों का अपघर्षण प्रवाह धरातल से 6 फीट तक अधिक प्रभाव देता है और ऊंचाई पर कम होता है। इससे छतरीनुमा आकृति का निर्माण होता है। चौथा है भूस्तंभ या डिमोइजल। फोर्थ है भूस्तंभ या डिमोइजल। फ्रांसीसी भाषा में डिमोइजल का अर्थ है पृथ्वी का स्तंभ या ढेर होता है। कमजोर तथा ढीली सेलों के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी सेलें बिछी रहती है, जो कमजोर सेलों को संरक्षण प्रदान करती है। यद्यपि नीचे की ओर कमजोर सेलें अपरदित होती रहती है तथा भूस्तंभ में पर कठोर चैल की टोपी सुरक्षित रहने तक भूस्तंभ भी सुरक्षित रहता है। कुल आकृति एक ऊंची चिमनी के रूप में दिखाई देती है। तीसरा है ड्राई कांटर। जर्मन भाषा में ड्राई कांटर का अर्थ रेत के द्वारा घिसा गया तथा पॉलिश किया गया तीक्ष्ण किनारों वाला पत्थर का टुकड़ा होता है। पथरीले मरुस्थल में वायु के साथ उड़ते रेत व धूल के कण से कठोर शिलाओं के ऊपर खरोंच पड़ जाती है तथा वायु की दिशाओं से चलने के कारण ये 3-4 नुकीले तथा चिकने वाले होते हैं। इस प्रकार पथरीले मरुस्थल में वायु के साथ प्रवाहित रेत कण पत्थर को घिसकर चिकना कर देते हैं। ये सारा मरुस्थल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जूजेन ये जर्मन भाषा का शब्द है जो कठोर व प्रतिरोधी सेलों के लिए उपयोग में आता है, जो कोमल चट्टानों के ऊपर दबाव के ढक्कन की आकृति होती है। मरुस्थलीय भाग में यदि कठोर तथा कोमल सेलों की परतें ऊंचे नीचे एक दूसरे के समानांतर होती तो अपक्षय तथा वायु द्वारा अपरदन के कारण विचित्र प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है, जो ढक्कनदार दावत के समान होते हैं। अर्थात उनका ऊपरी भाग कम चौड़ा तथा निचला भाग अधिक चौड़ा होता है, परंतु उन स्थल रूपों के ऊपरी भाग पर कठोर सेल का आवरण होता है तथा उनका ऊपरी भाग समतल होता है। ऐसे स्थल रूपों को जूजेन कहा जाता है। उनका निर्माण प्राय ऐसे मरुस्थलीय भागों में होता है जहाँ पर रात के समय तापमान कम हो जाने से सेलों की सुराखों के स्थित जल जम जाता है। फिर लेते हैं यार्डंग। यार्डंग की रचना जूजेन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर सेल की अपेक्षा मुलायम सेल को शीघ्र अपरदित करके उड़ा ले जाता है। इस प्रकार कठोर सेलों के मध्य कोमल सेलों के अपरदित होकर उड़ जाने के कारण कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं। इन सेलों के पार्श्व में पवन द्वारा कटाव होने से नालियाँ बन जाती है। इस तरह के स्थल स्वरूप को यार्डंग कहते हैं। यार्डंग प्राय पवन की दिशा से समानांतर रूप में होते हैं। इनकी ऊंचाई 20 फुट तक तथा चौड़ाई 30 से 120 फीट तक होती है। यार्डंग का निर्माण निश्चित रूप से पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा होता है।
ये आज अपन ने पढ़ा वायु द्वारा अपरदनात्मक कार्य और वायु द्वारा अपरदन से निर्मित आकृतियाँ।